जो लोक संस्कृति है, समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम माँ मानते हैं तो निश्चित रूप से और गौ बंधु हत्या पर तो बैन है ही, जो गो से है, उपले जिनको बोलते हैं, गौ और डंग जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे। अभी 2021 में जापान ने उस पर रिसर्च किया है और उससे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पे उससे फ्यूल बना करके इस्तेमाल किया। मैंने कहा ना कि हम मंदिर की बजाय हमने मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, हमने गुरुद्वारे या चर्च में जाना शुरू कर दिया। पर बाप दादा तो नहीं बदले जा सकते ना, बाप दादा तो वही रहेंगे जो हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा युवाओं से कि युवा इसके बारे में एक दबाव बनाए पॉलिटिशियंस के ऊपर कि देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव। ओ हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आपकी आकांक्षा और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत हम एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के गठन में अपनी एक बेहद अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत कुछ दिया है उन्होंने। गौ माता से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, कंट्रोवर्शियल रिमार्क से अक्सर सुर्खियों में रहे। जान पाए कौन? अरे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत असल में है कौन, पर उसके लिए हमें देहरादून जाना होगा। चलिए। बहुत स्वागत है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हमारे पॉडकास्ट आपकी आकांक्षा नोइंग द रियल यू में। तो त्रिवेंद्र जी, अपने परिवार के बारे में जरा बताइए, आपका बचपन कैसे बीता? आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? देखो, हमारा परिवार तो हम बहुत बड़ा परिवार हमारा रहा। हम 8 भाई थे। अच्छा। एक हमारी बहन थी, बचपन में मतलब जब 4th-5वीं में थी तो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। और परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ, 8वां भाई मैं हूँ, या कहो कि 9वां हूँ, क्योंकि बहन भी एक बड़ी थी। और गांव के स्कूल में हम लोग पढ़े। मेरा बहुत, आज भी मेरे गांव में 7-8 परिवार हैं। वो जब हम लोग वहाँ पर आए थे, बताते हम अकेले ही थे, बाकी सब बाद में आए। अच्छा। और बिल्कुल जंगल के बीच में था, जंगली पशु पक्षी ये सब आगे पीछे घूमते रहते थे। और 8वीं तक मैंने गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करी। अच्छा। फिर उसके बाद में, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट की और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की व्यवस्था नहीं, तो फिर मैं, हमारे बड़े भाई साहब थे, वो डॉक्टर थे, तो उनके पास रहकर मैंने इंटरमीडिएट उनके साथ रहकर किया। फिर ग्रेजुएशन में मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जयहरीखाल में आया। फिर पीजी मैंने हिस्ट्री से किया। हिस्ट्री मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा वैसे। अच्छा। लेकिन पीजी मैंने हिस्ट्री से किया और प्राइवेट किया वहीं पर रह करके, क्योंकि वहाँ पर पीजी की, जहाँ पर मैं रह रहा था, तो वहाँ संघ का भी काम करता था। अच्छा। आरएसएस का काम करता था। तो वहाँ पर पीजी नहीं था, तो मैंने प्राइवेट फिर पीजी वहीं रह करके और पीजी किया। फिर उसके बाद जर्नलिज्म किया। तो ये तो शिक्षा दीक्षा रही। बाकी परिवार में सब हैं। अब तो हम 4 भाई हैं, 4 भाई तो रहे नहीं, तो ठीक है, परिवार सब हैं, गांव में हैं जी। गांव में रहते हैं। एक भाई। कितनी बार जाते हैं गांव? गांव में लगभग मैं एवरेज 3-4 महीने में। अच्छा। 3 महीने में, 4 महीने में, चाहे घंटा 2 घंटे के लिए जाऊं, लेकिन जाता जरूर। अच्छा, व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है और आप चूँकि ऐसे पद पर हैं, आपका इतना बिजी शेड्यूल भी रहता है, तो कितना आप युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं? क्योंकि आप तो 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो 1-1 साल, 2-2 साल निकाल देते हैं। कुछ कारण फाइनेंशियल भी होते हैं, कुछ अदर रीजंस भी होते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी है घर परिवार को समय देना? देखिए, मेरा मानना है कि अपने जो आपका जो मूल स्थान है वहाँ से जुड़े रहना चाहिए। और अभी जब ये जो कोरोना आया, जब
उस समय काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को समझा दिया, बिल्कुल। क्योंकि जब इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है या होटल इंडस्ट्री में कहीं भी काम कर रहा है, और जब तमाम उस समय बंद हो गए, लोग घर की तरफ भागे। घर में आके देखा उनका घर तो टूटा हुआ है, फिर किसी पड़ोसी का सहारा लिया या बगल के गांव में जाकर सहारा लिया। लोगों को लगा नहीं भाई, अपना घर होना चाहिए। एक तो ये है आपदा के समय की बात कि कभी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो भाई अपना घर होता है, वहाँ पर हमारे खेत हैं, खलिहान हैं, हमारे नातेदार रिश्तेदार वहाँ पर हैं, तो ऐसे समय में उस संकट में वो सब साथ खड़े होते हैं जी। या हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं ऐसे समय में। लेकिन हमारे जो देवस्थान है, हमारे जो देवी देवता हैं, वो तो हमारे गांव में ही है। उससे जो एक आंतरिक जो एक सुख मिलता है, शांति मिलती है, वो तो वहीं जाकर मिलेगी। वो आपको गांव से बाहर अगर रहेंगे आप तो वहाँ नहीं मिलेगा। और इसलिए उन देवस्थानों की रख रखाव, उनकी पवित्रता तो तभी तो बनी रहेगी कि जब हम वहाँ पर रहेंगे जी, उसकी चिंता करेंगे। बोलते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ऐसे हमारे देवस्थान है, जब हम उनकी देखरेख करेंगे तब तो हमारी भी वो भी देखरेख करेंगे, नहीं तो उनका भी अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। और इसलिए वो अटैचमेंट, अपनी जो कल्चर है, मैं एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ देवी देवताएं खूब लोग करते हैं। अब बैंड बाजे में तो देवता नहीं नाचेगा, वो ढोल में ही नाचेगा जी, क्योंकि उसी में वो धुने हैं, उसी में वो मंत्र हैं, वो बैंड के साथ नहीं है। हमारे वाद्य हैं, हुड़का है, वो तबले से नहीं देवता आ सकता कभी भी, वो हुड़के से ही आएगा वो। तो ये चीज़ें हमको अपने गांव में मिल सकती हैं, बाहर नहीं मिल सकती। उन चीज़ों को थोड़ा अगर हम लोग उनका संरक्षण, क्योंकि जो लोक संस्कृति है, समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। जब हम एक गांव में रहते हैं तो हमारी दृष्टि अलग होती है समाज के प्रति, और जब हम गांव से बाहर होते हैं, अपने घर से बाहर होते हैं, तो हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सोच बदलती है। और वो सोच हमारी तभी बरकरार रह सकती है जब हम अपने गाँव से, हमारा अपने चचा, ताऊ, नाते रिश्तेदार, ये मेरी बहन है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है जी, वो उस वातावरण में जब हम रहेंगे, तब हमको तो जो बाहर जाते हैं तब हमको वो भी लगता है यार ये मेरी बहन जैसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी जैसी है। तो वो जो सामाजिक ताना बाना बनाए रखने के लिए, सामाजिकता बनाए रखने के लिए भी अपने गाँव की ओर जाते रहना चाहिए, मैं युवाओं से कहूँगा। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, गौ को माता कहा जाता है। आपको क्या लगता है, बीफ को बैन कर देना चाहिए इंडिया से? देखिए, जब हम माँ मानते हैं तो निश्चित रूप से, और गौबंध हत्या पर तो बैन है ही, अधिकांश राज्यों में है, लेकिन इसको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ, उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए। देखिए, अब एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जापान ने एक रिसर्च की है, हमारे देश में जो गोसे हैं, उपले जिनको बोलते हैं, जो गौ और डंग जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे, उसको फ्यूल के रूप में न जाने सैकड़ों हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी 2021 में जापान ने उस पर रिसर्च किया है और उससे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर पे उससे फ्यूल बना करके इस्तेमाल किया। अगर आपकी नॉलेज में भी नहीं होगी ये चीज़, मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। जापान ने इस्तेमाल किया, उसने 10 सेकंड तक उसको चलाया, रॉकेट के इंजन को। अभी ये एक प्रयोग किया उन्होंने, और आज वो कहते हैं कि ये ईंधन इससे जो बनेगा, जो इससे फ्यूल बनेगा, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी प्रभावित करेगा। अच्छा। हमारे पुरखों ने उस गोबर में, गाय के गोबर में, और उसको पहचाना उन्होंने, इसमें क्या है। कहा कि इसमें तो 733 करोड़ देवताओं का वास है। देवता यानी कल्याण करने वाले, उनका वास है। आज जापान ने उस पर रिसर्च करके और उस पर अपनी मुहर लगाई है। तो जब हम गाय की बात करते हैं तो गाय को हम केवल इसलिए नहीं कि हमको दूध देती, इतना नहीं,
गौ तो पूरी एक इकोनॉमी है, उसको समझने की जरूरत है। पश्चिम के देशों ने क्या किया, उन्होंने उसको एक पशु के रूप में उसको देखा, और वो क्या किया कि 30 लीटर एवरेज दूध नहीं है तो ये पालने योग्य नहीं, इसको बुचड़ खाने में भेज दो। ये 3 महीने तक इसने गर्भधारण नहीं किया ब्याहने के बाद, तो ये इकोनॉमी इसकी खराब होती है, इसको बुचड़ खाने में डाल दो। 7 ब्यात के बाद दूध कम हो जाता है, इसलिए 7 ब्यात के उसको लेना नहीं, 7वें ब्यात में इसको काट देना है, उसका लेदर का, उसके मांस का इस्तेमाल कर देना है। तो भारत इस रूप में नहीं देखता, भारत ने केवल उसका ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन फिर भी भारत की जो गौवंश है उसका एक अर्थशास्त्र है, उसको समझने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ पीपल और बरगद को बहुत पूजा जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। अगर आप कभी ध्यान देंगे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल की छांव में आप देखेंगे उसके नीचे मोची भी बैठा हुआ है, उसके नीचे धोबी प्रेस भी कर रहा है, कोई पान बेच रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, कोई वहाँ पर चूड़ी, जिसके पास दुकान नहीं है वहाँ पर वो बेच रहा है, कोई पुराने कपड़े बेच रहा है। तमाम तरह की उसके नीचे लोग उसकी छाया में अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम पूरे देश में इसका अध्ययन करें, लाखों परिवार है उस पीपल के पेड़ के नीचे जो पल रहे हैं, उनके परिवार को पाल रहा है। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। अगर हम भौतिक रूप में देखें, और वैसे अगर हम देखें तो भाई 24 आवर आपको ऑक्सीजन दे रहा है। आपका एक साल में एक पीपल का पेड़ लगभग 16 से 18 टन ब्लैक कार्बन को सोख लेता है। एक बरगद का पेड़ 34 से 36 टन ब्लैक कार्बन को अवशोषित कर लेता है। उसके जो फल हैं उसको पशु पक्षी खाते हैं, उसमें रहते हैं, उनका रैन बसेरा है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, उसकी ईंधन की वैल्यू है, वो छाया दे रहा है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमने उसको आस्था से जोड़ दिया। ऐसी गऊ भी है। गऊ, ये बीफ बिल्कुल बंद होना चाहिए, इस पर रोक होना चाहिए। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको अवेयर करना चाहिए। अब जो लोग हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं जानता हूँ, ऐसे अनेकों लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास आए, जिन्होंने कहा साहब ये गौ हत्या रुकवाइए, ये साहब फलानी जगह गौ का मांस बेचा जा रहा है, इसको रुकवाइए साहब। अच्छा। नहीं खाते हो तो शाकाहारी हैं, शुद्ध वैष्णव है खान पान के मामले में, ठीक है। पूजा पद्धति मस्जिद में जाकर सिर नवाते हैं, वो ये पूजा पद्धति हो गई, उनका एक तरीका हो गया। कोई मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई गुरुद्वारे में जा रहा है जी। लेकिन जो गऊ के प्रति उसके मन में भी श्रद्धा है। तो अगर इस चीज़ को थोड़ा समझाया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोग इससे इसको समझेंगे। आपने मुस्लिम भाइयों का जिक्र किया। अयोध्या में जब मैं गई, लोगों से बातचीत की, तो कई मुसलमान ऐसे थे जो झंडे बेच रहे थे प्रभु श्री राम के, और वो कह रहे थे प्रभु श्री राम तो हमारे पूर्वज हैं। यही संस्कृति है। देखिए, मैंने कहा ना कि हम मंदिर की बजाय हमने मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, हमने गुरुद्वारे या चर्च में जाना शुरू कर दिया। पर बाप दादा तो नहीं बदले जा सकते ना, बाप दादा तो वही रहेंगे जो हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जो पहले राष्ट्रपति हुए वो है सुकर्णो, और उनके पिताजी ने उनका नाम, उनसे पूछा गया कि आपने इनका नाम सुकर्णो रखा, क्यों रखा? तो उन्होंने कहा देखिए, मुझे कर्ण बहुत प्रिय है, लेकिन कर्ण ने गलत लोगों का साथ दिया, इसलिए मुझे वो कर्ण नहीं, मुझे सुकर्ण चाहिए। अच्छा, सुकर्ण चाहिए। और सुकर्ण की बेटी का नाम क्या है? मेघावती। वहाँ की एयर सर्विस क्या है? गरुड़ एयरवेज है। जी जी जी। और वहाँ रामलीला का मंचन होता है, वहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है। उनके पास गए दुनिया के कई कट्टर जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो मुसलमान हैं। हाँ बोले मुसलमान है। तो बोले तुम ये रामायण क्यों करते हो, तुमने गरुड़ एयरवेज नाम रखा हुआ है, आप हिंदू नाम रखते हैं, ये क्यों रखते हैं आप? उन्होंने कहा भाई हमको समझाने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, कल्चर नहीं बदला है, अपने पुरखे नहीं बदले हैं, पुरखे हमारे भी वही हैं, और इसलिए हमको ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये इंडोनेशिया ने उन मुल्ला मौलियों को जो इस तरह की
वहाँ पर भी एक वैमनस्य खड़ा करना चाहते हैं, उन्होंने उनको नकार दिया। उन्होंने अपनी हिस्ट्री नहीं बदली। नहीं बदल सकते, फोर फादर कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल जी। तो यही कल्चर है। 2024 का चुनाव बेहद अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि वो तो पूरे साल भर इलेक्शन मोड में ही रहती है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स अब होंगे, 18 साल पूरे हो चुके हैं, पहली बार अपना मतदान करेंगे, उनके लिए आपके पास क्या संदेश? देखो, आपने एक बात बोली बीच में हल्की सी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। अभी बात कुछ ठीक भी है और ऐसे भी लगता है कि जैसे हमको चुनाव जैसा शौक है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? चुनाव मोड में इसलिए रहना पड़ता है कि 12 महीने चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा युवाओं से कि युवा इसके बारे में एक दबाव बनाए पॉलिटिशियंस के ऊपर कि देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए। इससे युवाओं का जीवन, उनका करियर प्रभावित होता है। देश का तो प्रभावित होता ही, डेवलपमेंट तो प्रभावित होता ही है, लेकिन अगर एग्जाम हो रहे हैं, आज फलानी जगह हो रहे हैं, आज फलानी जगह हो रहे हैं, आज वहाँ इलेक्शन हो रहा है, आज वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के दौरान तो ना विज्ञप्ति निकाल सकते हैं, ना भर्ती कर सकते हैं। और इसलिए देश की एकता के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। पर स्थानीय मुद्दे क्या पीछे नहीं रह पाएंगे? दूसरी बात, मैं एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहूँगा कि उनको इसके लिए एक आना होना चाहिए जो स्थानीय इश्यूज हैं। देखिए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग इश्यूज होते हैं। जब हम गांव प्रधान का चुनाव लड़ते हैं तो अलग इश्यू होते हैं, क्षेत्र पंचायत स्तर पर अलग इश्यू होते हैं, जिले में अलग इश्यू होते हैं, विधानसभा लड़ते हैं तो अलग इश्यू होते हैं। ऐसे जब हम राष्ट्रीय चुनाव में जाते हैं तो उसके इश्यू तो बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। वो दिल्ली पर निर्भर होता है, सब लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली को कौन संभाल सकता है। उसमें फिर व्यक्तिगत हित जो हैं वो बहुत गौण हो जाते हैं। वहाँ पर नीतिगत इश्यूज आते हैं और नीतिगत इश्यू होते हैं तो स्थानीय जो इश्यूज हैं वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ राज्यों में जो सोशल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं वो काफ़ी खेल चलता है, लेकिन जब नेशनल इश्यूज होते हैं तो वो भी थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। तो युवाओं से हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब हम वोट डाल रहे हैं, एक पहली बात है कि हम वोट डालने जरूर वोटर बने और वोट डालने जरूर जाएं और आंख खोल करके मतदान करें, सोच समझ के मतदान करें कि हम जो मतदान कर रहे हैं इससे क्या प्रभावित होने वाला है। आज 370 हटी तो इसलिए हटी कि जो मतदाताओं के वोट के कारण, एक एक वोट की कीमत के कारण 370 होती है। ठीक है ना? आज तमाम जो सुविधाएं दे पा रहे हैं, आज देश के लगभग 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान योजना दी गई। क्यों दे पाए? आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना कि जिसने ये सोचा आज हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर गरीब का अपना घर होना चाहिए और फुली टारगेटेड, आज हर किसी का अपना खाता होना चाहिए। आज उसे कितना करप्शन पे रोक लगी है। नहीं तो राजीव गांधी तो बेचारे कहते कहते चले गए कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गाँव तक 15 पैसे पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। आज अगर खाते, जब लोगों ने खाते खुले, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 0 बैलेंस पर खाते खुले, पहले तो बैंक ही राजी नहीं थे। बैंकों ने कहा कि साहब हमारा तो 500 रुपया तो स्टेशनरी पे खर्चा हो जाता है, तो ये कहाँ से आएगा। और बहुत, उस समय झारखंड का काम में बीजेपी का देख रहा था, राष्ट्रीय सचिव था, तो बहुत ज़्यादा दबाव बैंकों के ऊपर बनाना पड़ा और उन गरीबों ने, किसी ने भी 0 बैलेंस पे खाता नहीं खोला। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये हुआ है कि आज सीधा पैसा दिल्ली से चलता है 100 रुपया और 100 रुपया उनके अकाउंट में पहुंचता है। एक समस्या देख ली, समस्या
पर हम उसको समझे नहीं, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए। आज समाधान इसलिए ढूंढ पाया कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर भेजा है कि जो आपकी समस्या को समझता है और उसका समाधान ढूंढता है। समस्या समझ ली लेकिन समाधान नहीं ढूंढा, वो भी बेकार है। एक समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। आज गरीबों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चली हैं, तमाम तरह की योजनाएं चली हैं, तो वो इसलिए चल पा रही हैं कि आपके वोट का सही इस्तेमाल हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि आप सही इस्तेमाल अपने वोट का कीजिए और वोट डालने खूब उत्साह के साथ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी ये समय देने के लिए। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक कुशल रणनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक्टिव मेंबर हैं, एक प्रोमिनेंट लीडर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे साथ बैठे, हमसे बातचीत की और कुछ ऐसी अनकही कहानियाँ बताई जो शायद कभी किसी से साझा नहीं की है। तो ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए आप देखते रहिए आपकी आकांक्षा, नोइंग द रियल।